हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज जो है हम बीएनएसएस का चैप्टर नंबर 29 जजमेंट जो है उसको कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो हमने चैप्टर नंबर 26 कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन थे जिनको मैंने टिक लगवाया था कि कौन कौन से करने हैं, और यदि फिर भी कुछ बच जाता है तो लास्ट लेक्चर जब होगा बीएनएसएस का तो उसमें मैं एक तो जजमेंट्स का दूंगा, ठीक है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं इसमें जो आप लोगों को पढ़ने हैं, और दूसरा जो है जो भी मिसलिनियस बीच में बचा है, ठीक है, तो उनको हम कर लेंगे। तो उनसे आप फिक्र ना करें, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लीट कराने की। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि कुछ छूट गया है वो कैसे होगा, तो आपका छूटेगा कुछ नहीं, ठीक है। अभी हम जो है जजमेंट पे हैं, अभी जजमेंट को देखते हैं और उसको कवर करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के हिसाब से, चैप्टर नंबर 29, ठीक है। जो कि 392 से लेकर के 406 तक है। आते हैं चैप्टर नंबर 29। कहां से कहां तक है? 392 से 406 तक। देखिए, ये बात करता है जजमेंट की, निर्णय की। कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग हो जाने के बाद में जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है ऑर्डर, जजमेंट की, ठीक है। तो जजमेंट के बारे में बात करते हैं, क्या कहता है, देखिए 392 जजमेंट। जजमेंट, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है ना, कहीं ज्यादा छोटा लिख दिया? एक मिनट में देख लेता हूं। ठीक है। तो ये कहता है, द जजमेंट इन एवरी ट्रायल इन एनी क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन शैल बी प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट। ये कहता है कि जजमेंट जो होगी ना, कोई ट्रायल के दौरान क्रिमिनल कोर्ट जो होगी वो अपनी ओरिजिनल, मतलब कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अधीन रहते हुए क्या करेगी, ओपन कोर्ट में जो होगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल एट द सब्सिक्वेंट टाइम नॉट लेटर देन 45 डेज। तो ये कहता है कि जैसे ही जो है क्या होगा, जैसे ही टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल होगा, इट मींस ट्रायल जैसे ही समाप्त होगा, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल के बाद में, टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल के तुरंत बाद जो है इमीडिएटली क्या किया जाएगा, जजमेंट प्रोनाउंस की जाएगी। लेकिन जो है क्या नहीं किया जाएगा, एट सम सब्सिक्वेंट टाइम नॉट लेटर देन 45 डेज। टाइम नॉट लेटर देन 45 डेज, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, 45 दिन से ज्यादा जो है किसी भी कीमत पर जो है टाइम नहीं लिया जाएगा जजमेंट को प्रोनाउंस करने में। नोटिस शैल बी गिवन टू द पार्टीज ऑफ देयर एडवोकेट्स। तो उसकी जो जो जजमेंट जब प्रोनाउंस होगी तो उसकी सूचना जो है ना, या तो पार्टीज को दी जाएगी या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट्स को दी जाएगी। उसके बाद ही आप जो है जजमेंट प्रोनाउंस करोगे। और जजमेंट प्रोनाउंस करने के मेनली 3 से 4 तरीके होते हैं। देखिए 3 तरीके कौन कौन से होते हैं, इसमें नीचे दिया हुआ देखिए। फर्स्ट है ए, फर्स्ट कहता है बाय डिलीवरिंग द वोल ऑफ द जजमेंट। संपूर्ण निर्णय, जितनी भी पूरी जजमेंट है उसको एक बार जो है एडवोकेट को या फिर अक्यूज को या फिर पार्टीज को जो है एक बार दे देना और उसमें बता देना, ठीक है। कंप्लीट जजमेंट का डिलीवर करना। डिलीवरिंग कंप्लीट जजमेंट, वोल जजमेंट या कंप्लीट जजमेंट, ठीक है। कंप्लीट जजमेंट की जो है डिलीवरी कर देना। उसके बाद में बी क्या कहता है, देखिए बी कहता है बाय रीडिंग आउट द वोल ऑफ द जजमेंट। संपूर्ण निर्णय जो है पढ़कर सुनाया जाना, ठीक है, निर्णय पढ़कर सुनाया जाना। रीड आउट वोल द जजमेंट, रीड आउट
वोल जजमेंट, यही है, ठीक है। उसके बाद थर्ड कहता है, थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है बाय रीडिंग आउट द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट एंड एक्सप्लेनिंग द सब्सटेंस ऑफ द जजमेंट इन द लैंग्वेज व्हिच इज अंडरस्टूड बाय द अक्यूज और हिज एडवोकेट। वो कहता है कि रीडिंग आउट द ऑपरेटिव पार्ट, इट मींस जो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि मान लीजिए कि पार्टीज को कभी कभी ये कह देते हैं, जैसे कोई एक्यूजर रेप केस का ट्रायल चल रहा है तो उसमें कह देते हैं कि बरी कर देना, सिर्फ रीडिंग उस पार्ट को बताना, बाकी जो है उसको कॉपी प्रोवाइड कर दी जाती है, सिर्फ उस पार्ट को जो है उसको पढ़कर बताती है कोर्ट, ओपन कोर्ट में। उसके बाद कहता है कि जो भाषा होगी ना उसकी, वो ऐसी भाषा में बताया जाएगा उसको पढ़ करके जिसमें वो उसका एडवोकेट या फिर वो अक्यूज है या फिर जो भी पार्टी जो समझ रही हो, ठीक है। क्या हो गया? अभियुक्त या उसके एडवोकेट को निर्णय का सार बताना, सिर्फ निर्णय का सार, हिंदी में बोलते हैं निर्णय का सार। या और उसके बाद है कि उस भाषा में बताना जिसमें वो समझते हो, ठीक है। ये कहता है इसका सब क्लोज ए। सब क्लोज तीन तरीके के जजमेंट की बात करता है। पहला, या तो उसको पूरी जजमेंट जो है दे दी जाएगी पार्टी को। फिर सेकंड कहता है कि उसको जो है पढ़कर सुनाया जाएगा। और थर्ड कहता है कि जो भी होगी, जो जजमेंट होगी, वो उसको सिर्फ उसका सार बता दिया जाएगा और जो है उस भाषा में बताया जाएगा जिसमें वो समझता हो, ठीक है। आगे कहता है सब क्लोज टू। सब क्लोज टू कहता है कि यदि जो है वेयर द जजमेंट इज डिलीवर्ड अंडर क्लोज ए ऑफ द सबसेक्शन 1, यदि जो है जजमेंट सबसेक्शन 1 के क्लोज ए में डिलीवर की जाती है, डिलीवरिंग वोल जजमेंट, इट मींस यदि डिलीवरिंग वोल जजमेंट पूरी जजमेंट दे दी जाती है, the presiding officer shall cause it to be taken down the shorthands sign in transcript and every page thereof as soon is made ready and write on the date of delivery the judgment in open court। तो वो कहता है कि जो पीठासीन अधिकारी होगा ना, इट मींस जो जज होगा, वो क्या करेगा, वो संपूर्ण जजमेंट को लिखवाएगा और उसके हर पेज पर जो है एक साइन करेगा और जो है उसको जो है उस डेट को डाल देगा जिस डेट को जो है उसको वो डिलीवर की है, ठीक है। किस डेट को डाल देगा? जिस डेट को उसको डिलीवर की है। देखिए क्या कहता है सेकंड। सेकंड कहता है, ये भी नहीं चल रहा भाई, वाह। वेयर द जजमेंट इज डिलीवर्ड अंडर सब क्लोज ए, यदि सब क्लोज ए के तहत जो है जजमेंट दी जाती है तो क्या करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होगा, सॉरी दोस्तों एक मिनट में चला के देखता हूँ कोई चल जाए तो, कोई चल ही नहीं रहा यार। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, इसी से काम चला लेते हैं आज, ठीक है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, वो जजमेंट को लिखवाएगा और उस पर जो है साइन कर देगा अपने। साइन कर देगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है वेयर द जजमेंट और द ऑपरेटिव पार्ट देयर ऑफ इज रीड आउट द अंडर क्लोज बी, यदि जजमेंट का जो है ऑपरेटिव पार्ट जो है रीड करके उसको बताया जाता है तब क्या होगा। सब सेक्शन 1 और सी की भी बात करता है, सॉरी बी और सी की बात करता है कि यदि बी और सी के तरह से जो है जजमेंट दी जाती है तो एज द केस में बी it shall be dated and signed by the presiding officer in open court and if the not writing with his own hand every page of the judgment shall be signed by him। ये कहता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा ना वो ओपन कोर्ट में जो है उस पर डेट और साइन डालेगा। थर्ड कहता है कि यदि सब क्लोज बी, कि यदि बी और सी के तहत जजमेंट आ रही है, मतलब इन दोनों के तहत, ठीक है, इन दोनों में रीड आउट वोल जजमेंट, ठीक है, या फिर अभियुक्त है उसके एडवोकेट को सिर्फ सार बता दिया जा रहा है, तब उस कंडीशन में जो होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होगा उस पर साइन करेगा जजमेंट पर अपने। और यदि उसने अपने हाथों से जजमेंट को नहीं लिखा है तब जजमेंट की हर पेज पर जो होगा वो अपने साइन करेगा। ये कहता है इसका सब क्लोज 2। सब क्लोज 4 कहता है वेयर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड द क्लोज सी ऑफ द सबसेक्शन 1, यदि जो है जजमेंट स्पेसिफिकली सबसेक्शन 1 के सी के तहत, इट मींस ये वाला, ठीक है, अक्यूज या उसके एडवोकेट को निर्णय का सार बताना है और जो है उसकी भाषा में बताना,
यदि इसके तहत जो है जजमेंट प्रोनाउंस की जाती है, आगे कहता है द वोल जजमेंट और कॉपी देयर ऑफ शैल बी इमीडिएटली मेड अवेलेबल फॉर द प्रिंसिपल ऑफ द पार्टीज ऑफ देयर एडवोकेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो कहता है कि जो जजमेंट होगी ना उसकी कॉपी इमीडिएटली जो होगी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। ये कहता है सपोज फॉर, यदि कॉपी जो है जजमेंट जो है सी के तहत 1 के सी के तहत दी जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट देनी होगी। उसके बाद एक प्रोविजो है। प्रोविजो क्या कहता है? प्रोविजो कहता है कि जजमेंट देने के जितना जल्दी हो 7 दिन के अंदर अंदर जो है 7 डेज का टाइम है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। प्रोविजो 7 डेज के अंदर अंदर उसको पोर्टल पर आप लोगों को जो है अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद कहता है सब क्लोज 5, इफ द अक्यूज इज इन कस्टडी ही शैल बी ब्रॉट अप टू हियर द जजमेंट प्रोनाउंस देयर इन पर्सन और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू। इट क्या कहता है कि यदि जो है अक्यूज कस्टडी में है तो उसको ला करके जो है कोर्ट में उपस्थित करके उसको जजमेंट सुनाई जाएगी, या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू भी जो है उसकी मतलब कि वीसी के थ्रू भी जो है उसको जजमेंट सुनाई जा सकती है। दोनों में से किसी भी तरीके से, या तो जो उसको कोर्ट में ला करके या फिर वीसी के थ्रू। उसके बाद 6 कहता है इफ द अक्यूज इज नॉट इन कस्टडी, यदि जो अक्यूज है वो कस्टडी में नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए he shall be required by the court to attend to hear the judgment pronounced। तो कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है कि वो जो है आए और जो है अपनी जजमेंट प्रोनाउंसिएशन को सुने, except where his personal attendance during the trial has been dispensed with the sentence of the one of fine only he is acquittal। किंतु उस दशा में नहीं जिसमें विचारण के दौरान उसकी व्यक्तिगत हाजिरी, मतलब कि उसकी जो व्यक्तिगत हाजिरी है, पर्सनल अटेंडेंस है, उसको क्या कर दिया था? एग्जम्प्ट कर दिया था कोर्ट ने। तो उस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि वो आए। और जो है जुर्मान जो दंडादेश है वो केवल जुर्माना है या उसमें दोष मुक्त किया गया है, ठीक है। उसके बाद प्रोविजो है। प्रोविजो क्या कहता है? प्रोविजो कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर आर मोर अक्यूज पर्सन देन वन, यदि जहां एक से अधिक अक्यूज हैं, वन और मोर देम डू नॉट अटेंड द कोर्ट ऑफ द डेट ऑफ विच द जजमेंट इज टू बी प्रोनाउंस, यदि जो है एक या उससे ज्यादा जो है जजमेंट के प्रोनाउंस होने की डेट से कोर्ट को अटेंड नहीं करते हैं, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर मे इन ऑर्डर टू अवॉइड अनडू डिले द डिस्पोजल ऑफ द केस प्रोनाउंस द जजमेंट नाउ विद स्टैंडिंग देयर अब्सेंस। तो क्या करेगी कोर्ट जो होगी, तो कोर्ट क्या करेगी? विदाउट डिले जो होगी जजमेंट को प्रोनाउंस करेगी, ठीक है, और उससे जो होगे उनकी अब्सेंस में प्रोनाउंस करेगी। यदि मान लीजिए एक केस में जो है 4 से 5 अक्यूज हैं, ठीक है, यदि उनमें से कोई नहीं आता है तो इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर कि उससे जजमेंट ही खराब हो जाएगी, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जजमेंट कहीं खराब नहीं होगी। विदाउट डिले कोर्ट उसको डिक्लेयर करेगी जो भी ऑर्डर होगा उसका। और यदि मान लीजिए कि एक 4-5 अक्यूज हैं तो उसमें से जो है एक अक्यूज कोर्ट में अपियर है, तो उसी के सामने कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है। तब कोर्ट ये मान के चलती है कि सारे एक्यूज जो है यहाँ पर हैं। उसके बाद आता है सेवंथ। सेवंथ क्या कहता है? देखिए नो जजमेंट डिलीवर बाय एनी क्रिमिनल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड बाय रीजन ओनली द अब्सेंस ऑफ द पार्टी एंड हिज एडवोकेट ऑन द डे फ्रॉम द प्लेस नोटिफाइड द डिलीवरी देयरफॉर। ये वही कहता है कि यदि जजमेंट प्रोनाउंस होने की डेट से ना तो अक्यूज और ना ही उसका एडवोकेट अपीयर है उस दिन कोर्ट में, ठीक है, तो क्या किया जाएगा? तो उससे जो होगा वो जजमेंट जो होगी वो खराब नहीं हो जाएगी। of any omission of the service of the effecting service the party of their advocates of any of them notice such day or place। तो ये छोड़ दो, ये सब बकवास है। बस इतना याद रखना कि जो जजमेंट प्रोनाउंस होने के दिन यदि वो अवेलेबल नहीं भी रहता है तो उससे जजमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये 511 की बात करता है। तो जजमेंट का जो सेक्शन है वो हो गया है कंप्लीट, ठीक है। इसमें 7 से 8 सब क्लोज हैं। इसमें याद रखना प्री के हिसाब से जो मैंने बताया था, प्री के हिसाब से जजमेंट 3 तरीके से हो सकती है। प्री के हिसाब से बता रहा हूँ, 7 डेज का टाइम पीरियड को याद रखना। पूछ लेते हैं कि कितने दिन में जो है जजमेंट अपलोड होती है, 7 दिन में अपलोड होती है। और जो है कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि यदि जो है जजमेंट प्रोनाउंस होने की डेट पर जो है अक्यूज उपस्थित नहीं है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है। तो 3-4 एग्जाम्पल दे देते हैं वो, और उसमें से कोई भी एक आपको सिलेक्ट करना होता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 393, लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ जजमेंट, की जो जजमेंट होगी उसकी लैंग्वेज और उसके कंटेंट क्या होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 393 ये क्या कहता है? इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के अलावा धारा 392 में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्णय
एवरी जजमेंट रेफर्ड इन द सेक्शन 392। तो जो जजमेंट होगी ना वो सेक्शन 392 के अकॉर्डिंग ही होगी। कैसे होगी अब देखिए, ए शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। तो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में जो होगी वो रिटन लिखित में होगी, कि जो भी लैंग्वेज होगी कोर्ट की उसमें होगी। जैसे, और लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट कौन डिसाइड करता है? लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट डिसाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, लोअर कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन तक, ठीक है। उसके ऊपर यदि, तो आप नहीं कर सकते स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफिकली। उसमें आता है ए न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। दूसरा कहता है सेल कंटेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ फॉर डिटरमाइन द डिसीजन देयर ऑफ द रीजन ऑफ डिसीजन। प्रश्नों का विनिश्चय और प्रश्नों का कारण अंतर्विष्ट करेगा। अवधारणा के लिए किए उन प्रश्नों और प्रश्नों का विनिश्चय का अंतर्विष्ट को, जितने भी प्रश्न वगैरह उसमें पूछे जाएंगे सारी डिटेल्स जो होगी उसमें लिखी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड कहता है सी द सेल स्पेसिफाई एनी ऑफेंस विच and the section of the BNS 2023 or other law under which the accused is convicted and the punishment to which is sentenced। और जो होगा उसमें दंड के लिए भी लिखा जाएगा। यदि उसको बीएनएस या किसी अन्य लॉ में जो है दंड किया जाता है तो उसको जो है स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा। इफ इट बी जजमेंट और ऑफ एक्यूटल शैल स्टेट ऑफ द ऑफेंस व्हिच द अक्यूज इज एक्यूटेड टू डायरेक्ट दैट ही बी सेट एट लिबर्टी। यदि निर्णय दोष मुक्ति का है तो उस अपराध का कथन करेगा जिससे अभियुक्त दोष मुक्त किया गया है और निर्देश देगा कि वह स्वतंत्र कर दिया गया है। यदि उसको जो है अक्यूज को छोड़ दिया गया है, उसको बरी कर दिया गया है, तो कोर्ट जो होगी अपने ऑर्डर में उसको स्पेसिफिकली मेंशन करेगी और जो है डायरेक्ट करेगी जेल ऑफिसर को कि उसको छोड़ दिया जाए। उसके बाद सेकंड क्लोज कहता है जब दोष सिद्धि बीएनएस 2023 के अधीन और यह संदेह है कि अपराध उस संहिता की दो धाराओं में से किसके अधीन या एक ही धारा के दो भागों में से किसके अधीन आता है, तो न्यायालय इस बात को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करेगा और अनुकल्पित निर्णय देगा। जब कोर्ट को ये डाउट, देखो, जब ये डाउट हो कि ऑफेंस जो है वो किन्हीं दो धाराओं में से किस धारा के बीच में फॉल कर रहा है, तो कोर्ट ये कब किस कंडीशन में आता है? ये आता है लूट की कंडीशन में, डकैती के में और जो है एक्सटॉर्शन की में, ठीक है, उद्यमन। इनमें जो है जैसे मान लीजिए, तो इसमें से कोर्ट ये डिक्लेयर करती है कि दोनों में से अपराध जो है किस में आता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए लूट के लिए ट्रायल चल रहा था, लेकिन बाद में पता चलता है एविडेंस बाद में कि इसमें तो 5 व्यक्ति थे और 5वें की जो है इसमें संलिप्तता पाई गई, तो कोर्ट इसको डकैती डिक्लेयर करेगी। और यदि नहीं पाई जाती तो कोर्ट एक को छोड़ करके जो है चारों को उसके लूट के लिए लायबल ठहरा देगी। उस तरीके से यदि दो धाराओं में ऑफेंस फॉल हो रहा है और जहां डाउट है कि कौन से में है, तो क्या करेगी कोर्ट? उसको डिक्लेयर करेगी और जो है उसका निर्णय देगी। थर्ड कहता है जब दोषी मृत्यु से या अनुकल्पित आजीवन कारावास से कई वर्षों की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए है, तब निर्णय में दिए गए दंडादेश के कारण और मृत्यु के दंडादेश की दशा में ऐसे दंडादेश के विशेष कारण को लिखा जाएगा। थर्ड कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति को जो है डेथ पेनल्टी दी जाती है या लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाती है, तो उसके निर्णय में, तो जजमेंट जो होगी ना उसमें स्पेसिफिकली ये स्पेसिफिक रीजन मेंशन होगा कि क्यों इसको जो है जजमेंट या एलआई दी गई है। एलआई मींस लाइफ इम्प्रिजमेंट दी गई है, तो मजिस्ट्रेट या फिर जज को जो है स्पेसिफिक कारण जो है उसमें लिखने होंगे। उसके बाद फोर्थ कहता है जब दोष सिद्धि 1 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए है, किंतु न्यायालय 3 महीने से कम की अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित करता है, तब ऐसा दंड देने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा और उस दशा के अलावा जब दंडादेश न्यायालय के उठने तक के लिए कारावास का नहीं, वह मामला इस संहिता के बंदों के अधीन विचारित नहीं किया जाएगा। तो कहता है कि यदि जो है ऑफेंस ऐसा है कि उसकी पनिशमेंट 1 साल या उससे अधिक की कारावास की दंडनीय है, लेकिन कोर्ट जो होता है क्या करता है, उसको 3 महीने से कम अवधि के कारावास का दंड देता है, तो कोर्ट जो होगी उन अपने रीजन को स्पेसिफिकली मेंशन करेगा जजमेंट में कि क्यों ऐसा किया गया। उसके बाद फिफ्थ आता है, पांचवा पॉइंट क्या कहता है? पांचवा कहता है जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश दिया जाता है ना, तो दंडादेश यह निर्देश देगा कि उसके गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए, ठीक है। तो मेंशन करेगा कोर्ट ये भी कि उसको जो है तब तक लटका के रखा जाए फांसी के फंदे पर जब तक कि उसकी डेथ ना हो जाए। ये कहता है फिफ्थ। छठी को छोड़ दो, ऐसा ही है बस। एक मिनट दोस्तों। अब आते हैं सेक्शन नंबर 394। ये कहता है कि
प्रीवियस जो कन्विक्शन है, ठीक है, अपराधी को अपने पते की सूचना का आदेश दे रहा, ठीक है। जो आपका प्रीवियस कन्विक्शन है और फिर आप ऑफेंस करते हो तो कोर्ट आपको ये ऑर्डर दे सकती है कि आप जो है पहले अपने पते का एड्रेस दीजिए और 3 साल तक के लिए बोल सकती है। एक बार पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या कहता है ये, ठीक है। देखिए शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। 3 ईयर पहले जो कन्विक्ट हो चुका है, दोबारा 3 ईयर की पनिशमेंट का ऑफेंस है, तब उसे छोड़ते समय कंडीशन लगा सकते हैं कि वो अपना एड्रेस दे। इसको छोड़ो। ये कहता है देखिए, जब कोई व्यक्ति जैसे भारत के किसी न्यायालय ने 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंड किसी अपराध के लिए दोषित किया है, किसी अपराध के लिए जो 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अलग किसी न्यायालय द्वारा पुनः दोषित किया जाता है, तब ऐसे न्यायालय यदि ठीक समझे तो उस व्यक्ति को कारावास का दंडादेश देते समय यह आदेश दे सकता है कि वह उसे छोड़े जाने के बाद निवास स्थान की किसी तब्दीली की या उसकी अनुपस्थिति और उसके पश्चात उबंधित रीति से सूचना ऐसे दंडादेश की समाप्ति की तारीख से 5 वर्षों की अनधिक अवधि तक दी जाएगी। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये कहता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोर्ट ने जो है ऑलरेडी पहले ही 3 साल या उससे ज्यादा के लिए जो है ऑलरेडी पनिशमेंट दे रखी है, उसके बाद भी जो है वो एक बार फिर ऐसा ही ऑफेंस कोई करता है जिसकी पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा तक की है, तो क्या करिए, या फिर कोई सेम ऑफेंस करता है, तब कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है उसके साथ में कि यदि ये व्यक्ति जो है छोड़ने के बाद भी, इस व्यक्ति की कन्विक्शन पूरी होने के बाद भी जो है इसको अपने निवास स्थान, इट मीन्स रेजिडेंस के बारे में, या फिर यदि वो रेजिडेंस को बदलता है तो उसके बारे में भी जो है उसको कोर्ट को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और ये जो होगा दंडादेश की समाप्ति की तारीख से 5 वर्षों तक जो है ये अप्लाई होगा। इस चीज को याद रखना, दंडादेश समाप्त होने के 5 इयर्स तक जो है ये रहेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को जो है कन्विक्ट किया गया और उसने जो है 2 या 3 बार जो है कोई ऑफेंस किया, कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि आप जो है अपना रेजिडेंस का पता जो है दोगे छूटने के बाद भी, तो वो जो पता वो देगा ना, वो 5 साल तक के लिए ही वो देगा, ठीक है। 5 साल से ज्यादा तक के लिए कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकती और ना ही किसी व्यक्ति से पूछ सकती है। फिर उसके बाद में आता है सेकंड क्या कहता है, उपधारा 1 के उपबंध उन अपराधों को करने के आपराधिक षड्यंत्र और उन अपराधों के दुष्प्रेरण तथा उन्हें करने के प्रत्ययन पर भी लागू होता है। यदि कोई ऑफेंस का जो है सब सेक्शन 1 के ऑफेंसेस का क्या करता है, कोई अबेट करता है या अटेम्प्ट करता है, तो वो भी इसमें लागू होंगे, ठीक है। और इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी है, ठीक है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दुष्प्रेरण या फिर अटेम्प्ट, ये तीनों जो है इस पर लागू होंगे यदि जो है उपधारा 1 के अपराधों का कोई करता है तो। उसके बाद आता है यदि ऐसी दोषसिद्धि अपील में या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो ऐसा आदेश शून्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लोअर कोर्ट ने किसी को ऑर्डर दिया कि आप जो है 5 साल तक के जो है छूटने के बाद 5 साल तक जो है अपना रेजिडेंस का एड्रेस दोगे, लेकिन जब हम अपील में गए तो अपील के दौरान जो है उस ऑर्डर को जो है सेट असाइड कर दिया गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है याद रखना 5 इयर्स तक का, ठीक है, 5 ईयर तक का याद रखना, 5 ईयर तक आपको कोर्ट दे सकती है। और थर्ड कहता है कि यदि आप अपील में गए, आप अपील में गए और वहां पर जो है ऑर्डर सेट असाइड हो गया, तो उस कंडीशन में जो 5 साल तक की टर्म्स है ना, ये क्या हो जाएगी, ये वॉइड हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये खत्म हो जाएगी यदि अपील के दौरान जो है वो सेट असाइड हो गया तो। उसके बाद में फोर्थ कहता है कि इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा या सेशन न्यायालय द्वारा भी जब वह अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो किया जा सकता है। तो जो ये सेक्शन होगा ना, इस सेक्शन का प्रयोग जो है हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या फिर जो है अपीलेट कोर्ट जो है अपनी रिविजनल शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी कर सकती है। उसके बाद पांचवा कहता है, फिफ्थ पॉइंट कहता है कि राज्य सरकार छोड़े गए सिद्ध दोषों के एड्रेस की या निवास स्थान की तब्दीली की या उसकी अनुपस्थिति की सूचना से संबंधित इस धारा के उपबंधों की क्रियान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया, अब उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, ठीक है, कैसे होती है। जैसे अब मान लीजिए कि कोर्ट का तो ये काम है नहीं, तो उसमें क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होगी ना, वो रूल बना देगी कि जो सिद्ध दोष जो भी छोड़े गए अपराधी हैं तो उनको जो है एक बार आकर के पुलिस स्टेशन में जो है या फिर पुलिस स्टेशन के कुछ ऑफिसर्स को ये ऑर्डर दे देंगे कि आप जो है ये चेक कीजिए कि इनका रेजिडेंस क्या है, या फिर यदि ये बदल रहे हैं तो कहाँ पर जा रहे हैं। तो ये मेनली इसका पर्पज ये है कि उन पर एक सरकार एक तरीके से निगरानी रखती है कि ये जो है कहीं दूसरा ऑफेंस ना कर बैठे। उसके बाद सिक्स्थ क्या कहता है,
ऐसे नियम उनके भंग किए जाने का दंड उपबंध भंग किए जाने के लिए दंड का उपबंध करते हैं, और जिस व्यक्ति पर ऐसे नियम को भंग करने का आरोप है, उसका विचारण उस जिले के समक्ष अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा, और उस व्यक्ति को जो है अपने निवास स्थान के रूप में अंत में सूचित स्थान है। तो ये कहता है कि यदि जो है कोई व्यक्ति जो है इन ऑर्डर्स को जो है कंप्लाई नहीं करता है, तो उस पर जो है क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट जो है दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है, और जो भी वो ठीक समझे वो दंड दे सकता है उसको। तो यहाँ पर जो है सेक्शन नंबर 394 कंप्लीट हुआ, और अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 395, ऑर्डर टू पे कंपनसेशन। ऑर्डर टू पे कंपनसेशन। एक बार देखते हैं, देखो ये कहता है When a court impose a sentence of fine और sentence, यदि जब कोर्ट जो है क्या करती है, कोई दंड देती है या फिर कोई जुर्माना लगाती है, इंक्लूडिंग ए सेंटेंस ऑफ डेथ, इंक्लूडिंग इसके अंतर्गत जो है डेथ सेंटेंस भी आती है। यदि कोई कोर्ट डेथ सेंटेंस देती है या कोई फाइन लगाती है या कोई अनदर सेंटेंस देती है, ऑफ विच फाइन फॉर्म ए पार्ट, the court may, when passing the judgment, order the whole of any part of fine recovered to be applied। तो कोर्ट जो है जजमेंट पास करने के दौरान जो है ऑर्डर दे सकती है या किसी पार्ट के लिए, और फाइन रिकवर्ड टू बी अप्लाइड, किसी फाइन की रिकवरी के लिए। क्या है देखिए, इफ डिफरिंग द एक्सप्रेस प्रॉपरली इंक्योर्ड द इन द प्रोसिक्यूशन, तो ये कहता है कि उसके खर्चे जो होंगे ना, प्रोसिक्यूशन के खर्चे चुकाने का जो है उसको आदेश दे सकती है कोर्ट अक्यूज्ड को कि आप जो है इसके खर्चे चुकाइए। और उसके बाद बी में कोर्ट ये कहती है कि बी में होती है कि यदि कोई इन द पेमेंट ऑफ एनी पर्सन ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय द ऑफेंस, ठीक है, यदि किसी उसको क्या हुई है, कोई लॉस हुआ है या फिर उसको इंजरी कवर हुई है, व्हेन कंपनसेशन इज द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की राय में क्या है, वो कंपनसेशन क्या है, रिकवर्ड बाय सच पर्सन इन सिविल कोर्ट, रिकवर्ड बाय सच पर्सन इन सिविल कोर्ट की राय में जो है वो जो अमाउंट है या फिर वो जो कंपनसेशन अमाउंट है या फिर जो उसको लॉस हुआ है, वो क्या है, रिकवर है, रिकवरेबल है कोर्ट की नजर में सिविल कोर्ट के द्वारा। तो क्या किया जाएगा, उसको सिविल कोर्ट के लिए अलग से सूट उसमें फाइल किया जा सकता है रिकवरी के लिए। उसके बाद थर्ड कहता है, उस दशा में जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कर दे, ठीक है, या ऐसे अपराध के लिए किए जाने के दुष्प्रेरण करने के लिए दोषित किया जाता है, उन व्यक्तियों को जो ऐसी मृत्यु से अपने को हानि के लिए दंडाधीश व्यक्ति से नुकसानी वसूलने के लिए घट मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन हकदार है, प्रति कर दें। तो ये वही बात करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है किसी की डेथ कॉज कर देता है, तो वो व्यक्ति दुर्घटना के दौरान तो क्या कर सकता है, तो मोटर व्हीकल एक्ट के लिए, मोटर व्हीकल एक्ट में जाकर के वो क्या कर सकता है, कंपनसेशन मांग सकता है। तो इसमें कोई मनाही नहीं है उसके लिए। उसके बाद फोर्थ, यार ये कुछ ज्यादा ही वो है। उसके बाद फोर्थ कहता है कि बोनाफाइड परचेजर, चोरी की चीज बेची हो तो उसे वापस चली जाएगी और जुर्माना मिलेगा। फोर्थ को आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये मेनली वही बताता है कि किन किन कंडीशन में आपको कंपनसेशन कोर्ट दिला सकती है, दे सकती है, या फिर आपके लिए क्या रिलीफ है। उसके बाद सेकंड आता है, सेकंड क्या कहता है, यदि जुर्माना ऐसे मामले में किया जाता है जो अपीलीय है, तो ऐसा कोई समुदाय अपील उपस्थित करने के लिए अलाव अवधि के बीच बीत जाने से पहले, या यदि अपील उपस्थित की जाती है तो विनिश्चय के पूर्व नहीं किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा मैटर है जिसमें जो है कोर्ट ने फाइन दिया, लेकिन जो है उसकी अपील जा सकती है, तो वो फाइन जो है तब तक पे नहीं किया जाएगा जब तक कि या तो वो अपील का टाइम पीरियड जो है समाप्त नहीं हो जाता, जितना मान लीजिए 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज या 120 डेज कितना भी था, वो अपील का टाइम पीरियड उसका समाप्त नहीं होगा, या फिर जो यदि उसने अपील डाली है या फिर वो अपील जो है डिसाइड नहीं हो गई है, तब तक जो है वो उस फाइन को पे नहीं करेगा। उसके बाद थर्ड आता है, थर्ड क्या कहता है, जब न्यायालय ऐसा दंड अधिरोपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है, तब न्यायालय निर्णय पारित करते समय अभियुक्त व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य के कारण जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया है, जिस व्यक्ति को कोई हानि या क्षति उठानी पड़ी है, उसके लिए प्रतिकर के रूप में इतनी रकम दे जितनी आदेश में विनिर्दिष्ट है। तो ये कहता है कि जब जो है कोर्ट ने जजमेंट में तो अपने कोई जो है जुर्माना नहीं दिया, तब न्यायालय जो होगा क्या क्या पारित कर सकती है, अक्यूज को ऑर्डर दे सकती है कि जितनी हानि आपकी वजह से जो है दूसरी पार्टी को हुई है, आप उतनी रकम को जो है उसको पे करें। उसके बाद फोर्थ कहता है इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या हाई कोर्ट या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा और अपनी पुनर्निरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो। तो कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट या अपीलेट कोर्ट जो होगी वो अपनी पावर्स का
यूज कर सकते हैं इस सेक्शन के लिए रिविजनल पावर्स का। उसके बाद फिफ्थ कहता है उसी मामले से संबंधित किसी बाद के सिविल वाद में प्रतिकर निर्णय करते समय न्यायालय किसी ऐसी राशि को जो इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में दी गई है वसूल की गई है हिसाब में लेगा। तो यदि कोई सिविल मैटर्स चलाया गया है, ठीक है, प्रतिकर के रूप में अधिनियमित करते समय जो कोर्ट होगा ना वो डिसाइड करते समय ये इस बात को ध्यान रखेगा कंपनसेशन के रूप में कि जो वसूली की गई है उसका हिसाब में लेगा वो कि टोटल जो है कितना फाइन इसको दिया गया था, कितना नहीं दिया गया है, कितना देना है, कितनी इसको लॉस हुए, तो इन सब चीजों को जो है कोर्ट ध्यान में रख करके जो है ऑर्डर देगा सिविल कोर्ट। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 396 विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम ये पहले जो है बीएनएसएस में जोड़े गए थे, मेरे को याद नहीं है कि सीआरपीसी में जोड़े गए थे, कब जोड़े गए थे, 9 शायद 2013 था कि क्या था, पता नहीं, मेरे को तो याद नहीं आ रहा, अभी देख लेना आप लोग, ठीक है, पूछ लेते हैं कि मेरे को याद आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगा आप लोगों को। इसको देखते हैं फिर उसके बाद में अगली वीडियो में करेंगे। आज तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, 2 वीडियो लगेंगे इसमें। देखिए प्रत्येक राज्य, बात करें 396 की विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, प्रत्येक राज्य केंद्र सरकार के सहयोग से ऐसे पीड़ित या उसके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति हुई है, जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम तैयार की जाएगी। ये कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के उन व्यक्तियों के लिए जिसको किसी ऑफेंस के कारण जो है क्या हुआ है, कोई इंजरी हुई है, ठीक है, कोई डैमेज हुआ है और उनको जो है पुनर्वास की आवश्यकता है, तो उनके लिए क्या करेगी, एक स्कीम उपलब्ध कराएगी ताकि जो है उनको कुछ उस पे से पैसा देके उनके जीवन को जो है सुधारा जा सके या फिर जो लॉस हुआ है उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है पूर्ति की जा सके। ठीक है, जैसे कि इसमें एक मोटर व्हीकल एक्ट आता है, मोटर मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, एक मिनट, हाँ, मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल जो है, ठीक है, वो क्या करती है, वो इसी का एक उदाहरण है कि आप जो है यदि किसी की डेथ हो जाती है घर के मेन परिवार की तो आप जो है कंपनी से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कंपनी ही क्लेम करती है, इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग से, जैसे कि कोई मान लीजिए कि कोई रेप विक्टिम है उसको जो है अक्यूज जो है गिल्टी नहीं पाया गया, उसको जो है एक्यूटल कर दिया गया, तो उस कंडीशन में जो अक्यूज तो छोड़ दिया गया लेकिन जो रेप विक्टिम है उसको तो पुनर्वास की आवश्यकता है। ये प्रूव नहीं हो पाया कि किसी व्यक्ति ने जो है इस व्यक्ति ने इसका रेप कमिट किया है, लेकिन जो है ये तो प्रूव हो रहा है कि उसका रेप हुआ है, तो कोर्ट उस कंडीशन में क्या करती है, डीएल, इसमें 2 चीजें होती हैं, डीएलएसए और एसएलएसए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये दोनों जो है मिलकर के क्या करती है, एक जुर्माना जो होता है, मतलब एक कंपनसेशन होती है कि उसको जो है वो देती है यदि कोर्ट ऑर्डर करती है तो। देखिए क्या कहता है, सेकंड कहता है जब कभी न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाती है यथास्थिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उपधारा 1 के निर्दिष्ट स्कीम के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा का निश्चय करेगा। जब कोर्ट जो है, कोर्ट ये कह देता है किसी व्यक्ति को कि आपको जो है कंपनसेशन दिया जाएगा और वो जो सिफारिश है वो अपनी किसको भेज देती है, डीएलएसए और एसएलएसए को भेज देती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो वो जो है दोनों मिल करके फिर डिसाइड करते हैं कि इसको कितना कंपनसेशन देना है। उसके बाद थर्ड आता है, थर्ड कहता है कि यदि विचारण न्यायालय का विचारण की समाप्ति पर यह समाधान हो जाता है कि धारा 395 के अधीन अधिनियमित प्रतिकर ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है, तो जो फाइन जो है 395 में उसको दिया गया है विक्टिम को, वो उसके लिए यदि पर्याप्त ना हो तो जहां मामले दोष मुक्ति या उन्मोचन में समाप्त होते हैं वहां पीड़ित को पुनर्वासित करना वहां प्रतिकर के लिए सिफारिश कर सकेगा। तो वही बात है जो मैंने अभी बताई थी, 395 का दिन जुर्माना उनके लिए पर्याप्त नहीं था, या फिर मान लीजिए कि उस अक्यूज को जो है छोड़ दिया गया उस कंडीशन में, लेकिन अक्यूज को छूट दिया गया लेकिन विक्टिम के साथ तो फिर भी गलत हुआ है ना, उसको तो पुनर्वास की आवश्यकता है, तो उसको जीवन को सुधारने के लिए क्या कर सकती है, कोर्ट सिफारिश कर सकती है डीएलएस से और जो है एसएलएसए से कि वो जो है इसको कुछ प्रतिकर जो है दे। उसके बाद फोर्थ कहता है कि जहां अपराधी का पता नहीं लग पाता है या उसकी सूचना पहचान नहीं हो पाती है किंतु पीड़ित की पहचान हो जाती है और जहां कोई विचारण नहीं होता वहां पीड़ित या उसके आश्रित प्रतिकर दिए जाने के लिए राज्य
या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकेंगे। ये कहता है कि जहां पर जो है किसने ऑफेंस किया है इस चीज का तो नहीं पता चलता, लेकिन किसके साथ ऑफेंस हुआ है, कौन विक्टिम है उसका पता चल जाता है, और जो है उस कंडीशन में जो है उसका ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हो पाता, तो वो क्या कर सकते हैं, तो जो पीड़ित होगा ना वो डीएलएसए में जाकर या एसएलएसए में जाकर के जो है प्रतिकर के लिए आवेदन कर सकता है और उसको प्रतिकर की जो है मिलेगा। उसके बाद फिफ्थ कहता है उपधारा 4 के अधीन, मतलब कि उपधारा जो मैंने अभी पढ़ा है उसके अधीन ऐसी सिफारिशें या आवेदन प्राप्त होने पर डीएलएसए या एसएलएसए सम्यक जांच करने के बाद 2 महीने के भीतर पूरी जांच करके प्रतिकर निर्णित करेगा। तो डीएलएसए और एसएलएसए भी यहाँ पर बाउंड है, उनको जो है 2 महीने के अंदर जो है ऐसी जांच पूरी करनी होगी और 2 महीने के अंदर जो है उनको बताना होगा, या फिर जो भी निर्णय में आता है जांच में जो भी निकल कर आता है उनको देना है नहीं देना, देना है तो कितना देना है, वो सब जो है वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद आता है सिक्स क्या कहता है, राज्य या जिला सेवा प्राधिकरण पीड़ित की यातना को कम करने के लिए पुलिस थाने के भार साधक से अन्यून पंक्ति के पुलिस अधिकारी या संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को प्रमाण पत्र की प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्सक प्रसुविधा उपलब्ध कराने या कोई अन्य अंतरिम अनुतोष दिलाने के लिए प्राधिकरण ठीक समझे के लिए तुरंत आदेश दे सकता है। हो गया बस ये कंप्लीट, इसमें अब कुछ भी नहीं। तो ये कहता है कि जिला स्टेट डीएलएसए एसएलएसए जो होगी वो पीड़ित की जो कंपनसेशन दिलाने के लिए जो होगा पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से क्या कर सकती है कि वो इसको कह सकते हैं कि आप जो है इसका मेडिकल करवाइए और जो है रिपोर्ट उनको प्रोवाइड कीजिए, ये कहती है बस। उसके बाद सातवां कहता है कि राज्य सरकार द्वारा संदेह प्रतिकर बीएनएस 2023 की धारा 65, 70 और 124 की एक के अधीन पीड़िता को जुर्माने का संदाय किए जाने के अतिरिक्त होगा। तो पीड़िता का जुर्माना जो है 65 में दिया जाएगा, 70 में, 124 1 के अधीन पीड़िता को जुर्माने का संदाय दिया जाने के अतिरिक्त होंगे। तो इनमें तो जो है दिया ही दिया जाएगा, उसके अतिरिक्त भी जो है उसको दिया जा सकता है। इसमें एक केस है निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि डीएलएसए और एसएलएसए जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकते, और जो होगा उनको एक रेगुलेशन बनाना होगा कि कब जो है किस किस प्रकार के ऑफेंसेज में जो है वो कितनी कंपनसेशन जो है उसको देंगे। पहले क्या होता था कि पहले ये होता था कि यदि मान लीजिए कोई रेप विक्टिम आई है, किसी को तो आपने 1 लाख दे दिया, किसी को 2 लाख दे दिया, किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, तो ये रेगुलेट नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा था कि आप जो है इसको विद इन 2 ईयर्स के अंदर जो है इसको क्या कीजिए, रेगुलेट कीजिए और जो है एक बॉडी बनाई है इसके लिए, ठीक है, जो ये डिसाइड करेगी कि कितना जो है फाइन जुर्माना उसको देना चाहिए। उसके बाद में जो है एक बॉडी बना करके डिसाइड किया गया था कि कितना जुर्माना जो है किस अपराध के लिए उसको दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 397, ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम क्या कहता है, देखिए सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल, चाहे वे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो या फिर जो है लोकल अथॉरिटीज के लिए हो, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही हो या फिर कोई प्राइवेट हो, बीएनएस की धारा 64, 65, 66 मतलब रेप से रिलेटेड या फिर पॉक्सो से रिलेटेड 4, 6, 8, 10 के अधीन किसी आने वाले किसी अपराध के पीड़ितों को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक या चिकित्सक उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसी घटना की पुलिस को तुरंत सूचना देंगे। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई रेप विक्टिम आता है या फिर पॉक्सो के अंडर 4, 6, 8, 10 के अधीन कोई चाइल्ड आता है, तो वो क्या करेंगे को तो हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारी मेडिकल जो है उसको मेडिकल उपचार जो है उसको उपलब्ध करवाए, और यदि वो ऐसा नहीं करवाते हैं तो वो क्या है, तो वो पनिशेबल है और उसके लिए जो है उनको 2 साल तक की सजा हो सकती है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 398। सेक्शन नंबर 398 ये जो है नया जोड़ा गया है इसमें और इम्पोर्टेंट भी है, साक्षी संरक्षण स्कीम। जो विटनेसेस होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके खिलाफ जो है जल्दी से विटनेसेस मिलते नहीं है। अब यदि विटनेसेस मिल जाते हैं तो उनकी जान का खतरा जो है बना हुआ होता है, तो उसी को देखते हुए सरकार ने जो है इसमें ये विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम ऐड की है, जिसके तहत जो पहले 300 बीएनएसएस में 232 है शायद विटनेस प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें 2 से 3 साल की सजा है शायद से, देख लेना आप लोग, 232 से 33 ही है। उसके बाद कहता है कि प्रत्येक राज्य सरकार साक्ष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए साक्षी सुरक्षा स्कीम तैयार करेगी और अधिसूचित करेगी। तो प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट होगी ना, ये जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऊपर छोड़ देगी, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट होंगी वो डिसाइड करेंगी और जो है साक्षी की प्रोटेक्शन के लिए, विटनेस की प्रोटेक्शन के लिए क्या बनाएंगी, रूल बनाएंगी और कोई स्कीम तैयार करेंगी। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 399, कंपनसेशन टू पर्सन ग्राउंडलेसली अरेस्टेड।
1 मिनट मैं देख लेता हूँ, कहीं ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों। ये जो है सेक्शन नंबर 399 से तकरीबन 7 सेक्शन बच रहे हैं इसमें से, और 7 ही हमने आज कर लिए, 14 सेक्शन है, 7 कल कर लेंगे, 7 आज हो गए, तो इसको कल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में सब एक एक दिन के चैप्टर हैं, 31 एक दिन में हो जाएगा। अब इसको बाकी को जो है कल करते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, और यदि अच्छी लगी है तो आप जो है लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, और ये जो है समथिंग समथिंग कंप्लीट ही हो गई है। लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था कि कौन सी सीरीज स्टार्ट करेंगे, आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, उसमें हम जो है नई नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।